मॉर्निंग एवरीवन। सॉल्यूशन चैप्टर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको पढ़ाया है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या है ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो पिछला वीडियो देख लें और लेक्चर 9 आप देख लें। ये 10वां लेक्चर है सॉल्यूशन चैप्टर का और उसमें मैंने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर बहुत सारा डिस्कशन किया हुआ है और उसके बेसिस पर हम ये कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज एक ऐसा प्रॉपर्टीज है किसी सॉल्यूशन का जो उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता है, उसके फिजिकल या केमिकल आइडेंटिटी या उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज पे यूँ कहिए डिपेंड नहीं करता है। तो हम उसको कहते हैं कि वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में 4 प्रॉपर्टीज मैंने आपको समझाया था कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ये 4 प्रॉपर्टीज हैं वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहे जाते हैं। उसके कैटेगरी में रखा गया उसको और वो इसलिए उनको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहा जाता है क्योंकि वे प्रॉपर्टीज नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करते हैं, सॉल्यूट के केमिकल या फिजिकल आइडेंटिटी पे डिपेंड नहीं करते हैं। तो हम इसी को आगे बढ़ाते हैं। पिछले क्लास का एक बार थोड़ा सा याद कर ले कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या है। कि हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहते हैं वैसे प्रॉपर्टीज को, प्रॉपर्टीज दैट डू नॉट डिपेंड अपॉन द chemical and physical properties, chemical and physical properties of solute, physical properties but depends only upon the number of particles, जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करता हो, उसके फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज पे डिपेंड नहीं करता हो, वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाता है। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का जो मेन एम है मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन। ये मैंने आपको समझाया था कि मॉलिक्यूलर मास डिटर्मिनेशन is the main aim of colligative properties measurement, हम किसी भी बड़े से बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज मेजरमेंट का यही इंपॉर्टेंस है। इसी के लिए हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते भी, हमारा मेन एम यही है। और उसमें मैंने एक पढ़ाया था प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, जिसमें ये कहा था कि अगर स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम अगर डाल देते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर घट जाता है। इसका यह मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute ये हमेशा कम होगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट के। सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर हमेशा ज़्यादा होगा और उसी को रॉल्ट्स लॉ को अप्लाई करके हम लोगों ने एक फॉर्मूला निकाला था पी सॉल्वेंट पी नॉट सॉल्वेंट माइनस
P solution by P naught solvent बराबर X सॉल्यूट। ये हम लोगों ने एक फार्मूला निकाला था और इस फार्मूला की मदद से हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं। ये रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर का एक एक्सप्रेशन मैंने निकाल कर दिखा दिया था और रॉल्ट्स लॉ को भी दूसरे तरीके से कैसे डिफाइन करेंगे इस पर हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। दूसरी प्रॉपर्टीज है आज पढ़ना है हम लोगों को, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट में ये बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इस बात से हमेशा ये बात समझना होगा कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। मैं यहाँ इस बात को लिख देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट इज नॉट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। पहली बात कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है। तो पहले हम लोग को यह समझ लेना है कि यह बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, बॉइलिंग पॉइंट किसको कहते हैं। तो देखो हम समझना चाहते हैं बॉइलिंग पॉइंट को। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग का मतलब होता है अगर हम किसी भी लिक्विड को गर्म करेंगे तो उसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और जब इसको हम गर्म कर रहे हैं, यहाँ हमने बर्नर लगा दिया और ये बर्नर लगा दिया और इस बर्नर से इसको हम गर्म कर रहे हैं, तो इसके मॉलिक्यूल्स जो है वो बाहर जाने लगेंगे और इसी को कहते हैं बॉइलिंग। मॉलिक्यूल्स ऑफ लिक्विड escapes out ड्यूरिंग बॉइलिंग। बॉइलिंग के समय ये एस्केप आउट हो जाते हैं। तो इसको हम डिफाइन कैसे करें, बॉइलिंग पॉइंट को हम डिफाइन कैसे करें, तो समझिए हर एक लिक्विड का, फॉर ईच एंड एवरी लिक्विड, जितने भी लिक्विड होते हैं, there is vapor pressure which is its characteristic, जो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है। वेपर प्रेशर जो है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक होता है, आपको पहले भी समझा चुके हैं। तो जितने भी लिक्विड हैं उन प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो ये भी आप जानते हैं, वेपर प्रेशर ऑफ ए प्योर लिक्विड इज ऑलवेज कांस्टेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उनका वेपर प्रेशर कांस्टेंट होता है और उसी से हम उसको कैरेक्टराइज भी करते हैं। उस लिक्विड को हम उस डाटा के बेसिस पर, उस वेपर प्रेशर के बेसिस पर हम कैरेक्टराइज भी करते हैं। तब बात आई कि ये बॉइलिंग पॉइंट होगा क्या, बॉइलिंग कब स्टार्ट होगा, ये समझना है। तो बॉइलिंग स्टार्ट होने के कंडीशंस हैं और वो कंडीशंस मैं आपको दिखाता हूँ कि कोई भी लिक्विड है जो क्लोज्ड वेसल में है, ये क्लोज्ड वेसल में है, तो इसके मॉलिक्यूल्स हैं
और इसको बाहर जाना है, इसके मॉलिक्यूल्स को बाहर जाना है, लेकिन बाहर से इसको एटमॉस्फेयर ने दबा के रखा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस पर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इसके ऊपर लग रहा है, जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने से रोकता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स को बाहर जाने से रोक रहा है। तो क्या होगा कि ये मॉलिक्यूल्स बाहर नहीं जा पाएगा। तो जब हम इसको गर्म करेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे, तो हीट करने के समय क्या होगा कि इसके मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। जब हम इसको गर्म करेंगे तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। ये पहले भी आपको समझाया हुआ है कि इस लिक्विड का वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा, इंक्रीजेज, and when it becomes equal to the atmospheric pressure, जब वह एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, उस समय लिक्विड बाहर जाने लगेंगे और तब बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगा। बॉइलिंग स्टार्ट्स, तब बॉइलिंग शुरू हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी लिक्विड को बॉयल करने के लिए कंडीशन है हमारे पास कि बॉइलिंग होना तभी होगा, बॉइलिंग ऑफ ए लिक्विड, बॉइलिंग ऑफ ए लिक्विड starts only if vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure। यह वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के जब बराबर हो जाएगा, उसी समय बॉइलिंग शुरू होगी। तो हम डिफाइन कर सकते हैं बॉइलिंग पॉइंट को कि वह टेम्परेचर, किसी भी लिक्विड के लिए वह टेम्परेचर जिस पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, हम उस टेम्परेचर को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और बॉइलिंग जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है वेपर प्रेशर से। वेपर प्रेशर कम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, क्योंकि आपको ज़्यादा गर्म करना होगा उसको मेंटेन करने के लिए। वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि उसको कम गर्म करना होगा, थोड़ी ही देर में वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो ये पूरी की पूरी घटना जो है वो किस पर आधारित है? वेपर प्रेशर पे। वेपर प्रेशर ज़्यादा हुआ, बॉइलिंग पॉइंट कम हुआ, वेपर प्रेशर कम हुआ, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हुआ। ये सारी की सारी बातें कंट्रोल होती है वेपर प्रेशर से। तो हम डिफाइन कर सकते हैं कि द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid, the vapor pressure of a liquid becomes equal to the atmospheric pressure, atmospheric pressure। तो हम उसको कहेंगे बॉइलिंग पॉइंट, इज द बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो डेफिनेशन बचपन में पढ़ते थे कि ऐसा टेम्परेचर जिसमें कोई लिक्विड बॉयल करने लगता है, ये अब भूल जाना है। अब याद रखना है कि एक ऐसा टेम्परेचर जिस टेम्परेचर पर उस लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, हम उसी को बॉइलिंग पॉइंट कहेंगे। और ये जो बॉइलिंग पॉइंट है वो सबके लिए अलग अलग होता है, हर एक लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग होता है। तो ये एक उसके नेचर पे डिपेंड करता है। जैसे अगर हम बात करें कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ये मालूम है 373.15 केल्विन 100 डिग्री, ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। मैं बात करता हूँ आपसे स्टैंडर्ड और नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट का। और वही बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्कोहल, अल्कोहल की अगर बात करते हैं आप, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है 351.3 केल्विन। तो देखिए
इसमें नंबर एक ही मोल अगर लेते हैं तब भी कोई बात नहीं है। इसमें जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर रहा है इसके नेचर पे। तो हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ लिक्विड। तो नेचर पे डिपेंड करने वाला कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं हो सकता है, इसलिए हम कहते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, जबकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है। हम इतनी सी बात समझाना चाहते हैं। तो कैसे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन होता है, इस पर आने से पहले हम आपको ये समझा दें कि अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा या घटा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट पर क्या असर पड़ेगा। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ता है या घटता है, बाहर का जो प्रेशर हम बात कर रहे हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर के टर्म में, वो अगर बढ़ता है और घटता है तो उस पर बॉइलिंग पॉइंट का क्या असर होगा, जरा देख लीजिए। कहता है कि ये कंटेनर है और इसके ऊपर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है वो 1 atm था, और अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेस देन 1 atm लग रहा है ना, तो लेस देन 1 atm लगेगा तो इसको गर्म, थोड़े ही गर्म करने के बाद ये वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और तब हम कहेंगे कि बॉइलिंग पॉइंट वहाँ घट जाएगा। अगर एक्सटर्नल प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर घट जाए तो लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट भी घट जाएगा, क्योंकि थोड़ा ही गर्म करने के बाद वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा। तो हम यहाँ एक कंक्लूजन पर पहुँचे कि जहाँ प्रेशर कम होगा वहाँ लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, लिक्विड जल्दी से वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे। इसीलिए पहाड़ों पे जब कभी आपको खाना पकाना होता है तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत होती है। वहाँ दाल पकेगा ही नहीं, क्योंकि वहाँ प्रेशर बहुत कम होता है, तो पानी जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा और दाल रह जाएगा बर्तन में और पानी उड़ जाएगा। तो वहाँ पे प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ती है हमको, स्पेशली दाल बनाने के लिए, और कोई भी खाना पकाना हो तो जल्दी पकाना है तो प्रेशर कुकर की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम एक जुमला ये लिखना चाहते हैं कि इफ़ atmospheric pressure decreases, if atmospheric pressure decreases, atmospheric pressure decreases, then boiling point also decreases, boiling point also decreases। और वहीं ठीक इसके उल्टा अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया जाए तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, क्योंकि ज़्यादा गर्म करना पड़ेगा उसको इवापोरेट कराने के लिए। तो हम कह सकते हैं कन्वर्सली इफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीजेज the boiling point increases। तो इतनी सी बात आप समझ लीजिए। यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट में सारा का सारा खेल किसका है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का। तो हमारे पास दो कंडीशंस होते हैं, हम दो कंडीशंस की बात करते हैं। ये जो कंडीशंस हैं आपने पढ़ा हुआ है बचपन से, आप जानते हैं एनटीपी और एसटीपी कि एनटीपी की अगर बात करते हैं नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, और दूसरा बात करते हैं एसटीपी की। तो एनटीपी का मतलब हुआ नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, जिसमें टेम्परेचर का वैल्यू होता है 273 केल्विन और प्रेशर का वैल्यू होता है 1 atm, 1 atm। और एसटीपी पर इसको कहते हैं स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। और इस कंडीशन में टेम्परेचर तो 273 ही होता है, 273.15 केल्विन, लेकिन प्रेशर जो है वो 1 बार होता है, जो कि छोटा है 1 atm से, 0.98 atm होता है ये। तो प्रेशर घटा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा।
तो हम अब हमेशा एक बात करते हैं कि जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड हम कहते हैं कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो बॉइलिंग पॉइंट है वो प्योर वाटर का है NTP पे। ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड जो है दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, प्योर वाटर एट NTP, एट नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, किसी दूसरे कंडीशन में नहीं। ये नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पे ये बॉइलिंग पॉइंट है किसी प्योर वाटर का सैंपल का। तो ये बात हुई बॉइलिंग पॉइंट के बारे में। बॉइलिंग पॉइंट पर इनका असर पड़ता है, यही कारण है कि जब आप मिनरल वाटर की बात करते हैं तो मिनरल वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 से ज़्यादा होता है, और वहीं अगर डिस्टिल्ड वाटर की बात करेंगे प्योर वाटर की तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर, ये कहना पड़ेगा। तो उसको हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, और STP पर अगर बॉइलिंग पॉइंट निकालेंगे तो वो स्टैंडर्ड बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो ये बात आप समझिए बॉइलिंग पॉइंट की। अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में हम लोग आ जाएं कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। तो कहता है कि जब थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट उसमें मिलाया जाएगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यही कहता है स्टेटमेंट कि जब थोड़ा सा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें मिलाएंगे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। तो इस बात को यहां लिख लेना है कि when a small amount of non-volatile solute is added to the solvent, then boiling point increases. इसका यह मतलब हुआ कि एक सॉल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला हुआ है वो ज़्यादा टेम्परेचर पर बॉयल करेगा सॉल्वेंट के मुकाबले। इसका मतलब समझ लीजिए कि ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute will always boil at higher temperature than the solvent। सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, अगर हम इसको मान लेते हैं T2, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट को अगर हम मान लेते हैं T1, तो यहाँ कहता है कि ये जो T2 है वो बड़ा होगा T1 से। जब हम सॉल्यूट मिलाएंगे तब when non-volatile solute is added। अगर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाएगा तो ऐसा होगा। तो यही जो डिफरेंस हुआ, डिफरेंस इन बॉइलिंग पॉइंट, क्या निकालेंगे हम T2 माइनस T1, इसी को कहा जाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम डेल्टा TB से रिप्रेजेंट करेंगे। डेल्टा TB, TB मतलब
बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन। डेल्टा मतलब चेंज, टी मतलब टेम्परेचर, बी मतलब बॉइलिंग, बी जो मैंने यूज़ किया वो बॉइलिंग के लिए यूज़ किया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो डेल्टा टी बी हुआ। तो बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन क्यों होता है ये आप समझ गए कि बॉइलिंग जब कभी हम क्यों होता है ये आप अभी नहीं समझे। आप ये समझे कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यही स्टेटमेंट है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का, इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज का। अब ये समझना है कि रीजन क्या है, रीजन क्या है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का। रीजन ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन का कारण क्या है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए मैंने आपको समझाया था कि बॉइलिंग पॉइंट जो है वो टोटली डिपेंड करता है वेपर प्रेशर पर। बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स टोटली अपॉन वेपर प्रेशर। यह वेपर प्रेशर पे डिपेंड करता है। ठीक बात है, वेपर प्रेशर घटेगा अगर लिक्विड का तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, वेपर प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट घटेगा, यही तो बात है। तो एक बात आप समझते हैं, ये शुरू में ही समझा दिया था कि जब आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाएंगे सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर घटेगा, और जब वेपर प्रेशर घटेगा तो बॉइलिंग पॉइंट तो निश्चित रूप से बढ़ेगा, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा वेपर प्रेशर के घटने से। तो यही कारण है वेपर प्रेशर का घटना कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं ऑन एडिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट to the solvent, the vapor pressure decreases। वेपर प्रेशर घटता है जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हैं तो वेपर प्रेशर घटता है। और इसको हम लोग बड़े अच्छे से समझ चुके हैं कि अगर सॉल्वेंट था और ये क्लोज्ड फेशियल में बंद है तो उसके जो सरफेस पे मॉलिक्यूल्स थे, ये सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट मैंने इसको इसमें लिया, प्योर सॉल्वेंट। तो इसके सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वे मॉलिक्यूल्स इवापोरेट हो रहे हैं, जिसके कारण वेपर प्रेशर हो रहा था। ठीक है, जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालें, जब हम इसमें सॉल्यूट मिला देते हैं तो कहा पिछले क्लास में कि जब हम इसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला देते हैं तो सरफेस का कुछ पोर्शन वो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऑक्यूपाई कर लेता है। सरफेस का कुछ पोर्शन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऑक्यूपाई कर लेता है। सपोज कीजिए इसने ऑक्यूपाई कर लिया, इसने ऑक्यूपाई कर लिया, तो अब वैसे मॉलिक्यूल्स की संख्या घट जाती है जिनका इवापोरेशन होना है और ये सॉल्यूशन हो गया, तो निश्चित रूप से वेपर प्रेशर घटेगा। और आप जानते हैं जब वेपर प्रेशर घट जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। तो हम कहेंगे हेंस बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। यही कारण है बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। इसको हम ग्राफिकली भी देख सकते हैं, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी हम लोग कर सकते हैं। ग्राफिकली जैसे हम ये इस पर ले लेते हैं वेपर प्रेशर और इस पर ले लेते हैं टेम्परेचर। तो वेपर प्रेशर जो है वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। तो
ऐसा ग्राफ मिलेगा। सपोज कीजिए कि वो 1 atm प्रेशर है, यहाँ 1 atm प्रेशर है, तो ये वेपर प्रेशर ग्राफ हुआ। जैसे जैसे टेम्परेचर घटा वेपर प्रेशर भी घटा, ठीक बात है। टेम्परेचर बढ़ रहा है तो वेपर प्रेशर बढ़ रहा है ये। और दूसरा ये नीचे होगा सॉल्यूशन का, सॉल्यूशन के लिए, और ये ऊपर हुआ सॉल्वेंट के लिए। ये सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। तो इसको आगे बढ़ाइए तो देखिए यहाँ पर ये 1 atm हो जाएगा, वो हुआ T1, दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और ये जो T2 हुआ दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। T1 जो हुआ, T1 ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, और T2 ये हुआ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो देखिए सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया कि नहीं। इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं कि सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा हो गया। तो यही कहलाता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। T2 माइनस T1 को ही हम लोग कहते हैं डेल्टा TB, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एक्सपेरिमेंटल डाटा कहता है कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैलिटी के। ये डाटा है, एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। एक्सपेरिमेंटली it is found that elevation in boiling point is directly proportional to the मोलैलिटी। मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो है वो मोलैलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि डेल्टा TB, जिसको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्मॉल m के, वेयर दिस डेल्टा TB, इसको हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कह रहे हैं, और ये m जो है ये है मोलैलिटी, ये है मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो यहाँ पर एक कांस्टेंट डालना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि डेल्टा TB जो है वो बराबर है एक कांस्टेंट KB इंटू मोलैलिटी, इक्वेशन 2, वेयर दिस KB इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, known as ebullioscopic कांस्टेंट। इसको हम लोग इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। KB का वैल्यू डिपेंड करता है नेचर पे। KB डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ लिक्विड।
लिक्विड के नेचर पर डिपेंड करता है ये Kb का वैल्यू। यहाँ से एक कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में देखिए, अगर हम डेल्टा TB बाई एम कर दे तो ये होगा Kb। तो आप कह सकते हैं कि इवोल्यू कांस्टेंट इज एक्चुअली द रेशियो बिटवीन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड मोलैलिटी। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट is actually the ratio between elevation in boiling point and molality, ऐसा हम कह सकते हैं। इसका अगर आप यूनिट डिसाइड करना चाहते हैं Kb का यूनिट, तो फिर एक्सप्रेशन पता ही है और इसका यूनिट निकाल देंगे। देखिए कैसे निकाल देते हैं यूनिट इसका हम। कि ये जो डेल्टा TB है, डेल्टा TB बाई एम, यही ना है Kb। तो इसका मतलब हुआ Kb, डेल्टा TB तो टेम्परेचर है, तो केल्विन बाई मोल Kg इन्वर्स मोलैलिटी का। तो ये हो जाएगा केल्विन मोल इन्वर्स Kg। ये यूनिट हो गया Kb का, इवोल्यूस्कोपिक कांस्टेंट का यूनिट हो गया। अब इसको हम थोड़ा सा ये दिखाना चाहते हैं, कोरिलेट करना चाहते हैं कि आखिर ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्यों कहा जाता है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्यों कहा जाता है, और हम इससे मॉलिक्यूलर मास कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए इक्वेशन 2 को फिर से थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करना चाहते हैं। ये जो डेल्टा TB है ये बराबर हो जाएगा Kb इंटू मोलैलिटी। मोलैलिटी का मतलब हुआ W2 इंटू 1000 बाई M2 इंटू W1 गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। इसका आप लिख दीजिए सबका मीनिंग कि W2 जो है दिस इज द गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, गिवन मास ऑफ सॉल्यूट। M2 जो है वो है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट M2 है। W1 जो है दिस इज द गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट है। ये सॉल्वेंट का मास ग्राम में, चूंकि 1000 से गुणा किया इसलिए ग्राम में है ये। तो अब हम अगर इससे निकालना क्या है, हमको ये M2 निकालना है, तो करना क्या है कि कैलकुलेटेड मास, जितना भी मास हम लेना चाहते हैं ले लीजिए, कैलकुलेटेड मास ऑफ सॉल्यूट इज एडेड टू 1 kg या जो भी है 1 kg या कोई दूसरा नोन मास ऑफ सॉल्वेंट। सपोज कीजिए कि हमने वाटर ही लिया सॉल्वेंट, तो 1 kg सॉल्वेंट में हमने उसको मिला दिया, 1000 ग्राम में मिला दिया। तो जैसे ही मिलाइएगा तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा TB जो है वो डिटरमाइन कर सकते हैं एक्सपेरिमेंटली, और ये जो Kb का वैल्यू है वो सभी सॉल्वेंट के लिए अलग अलग होता है। ये ऑलरेडी रिपोर्टेड है,
ये ऑलरेडी पहले ही से रिपोर्टेड है। ये इसका डाटा आपको मिल जाएगा, बुक्स में भी मिल जाएगा टेबल में। W2 जो है वो आपने ही डाला है, ये तो नोन है। W1 ये भी नोन है। तो निकालना क्या है? M2, और M2 हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। M2 बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। तो इसलिए कहता है कि यह जो मेथड है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इससे भी हम लोग मोलर मास निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। बहुत ही आसान मेथड है। तो यहाँ आपने फिर से देख लिया कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के डाटा के बेसिस पर हम किसी भी सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास आसानी से निकाल सकते हैं। हमारा जो पर्पस था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ने का, वो फिर से पूरा हुआ। रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर में पूरा हुआ था, फिर यहाँ भी हमारा वो पर्पस सॉल्व हो गया। हमने मॉलिक्यूलर मास निकाल दिया कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की मदद से। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं वो हम लोग करते हैं कि सब सारा का सारा काम करना इसीलिए है कि हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सके किसी भी अननोन सॉल्यूट का, जो बड़े बड़े मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनके लिए मॉलिक्यूलर मास निकालना बड़ा मुश्किल होता है। हालांकि आजकल तो नए टेक्नोलॉजी आ गए, उसका मास स्पेक्ट्रोस्कोपी करते हैं, और मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से हमको उस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास का डाटा मालूम हो जाता है। बड़े आसानी से हम लोग उसको कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन यह भी बड़ा ही पॉपुलर मेथड है और बड़े आसानी से हम लोग इसका यूज कर पाते हैं। एक बात समझ लीजिए कि ये जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, बॉइलिंग तक इसको गर्म करना है, तो ये बहुत सारे सॉल्यूट के लिए सुटेबल नहीं होते, खास करके बायोमॉलिक्यूल्स के लिए, जहाँ टेम्परेचर बढ़ाने से डीनेचुरेशन हो जाता है। वो बायोमॉलिक्यूल्स डीनेचर्ड हो जाते हैं, वो ख़राब हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। वैसे केस में हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का इस्तेमाल छोड़ देते हैं। उसके लिए सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर मेजरमेंट का इस्तेमाल किया जाता है, खास करके बायोमॉलिक्यूल्स का जब मॉलिक्यूलर मास निकालना होता है तब। तो लेकिन इसका हम यूज करते हैं, बहुत सारे केसेस में कर सकते हैं कि मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। आपको फिर से एक बार याद दिला देता हूँ कि बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा। और इस तरह से हम लोग मॉलिक्यूलर मास निकाल लेते हैं। एक बड़ा ही सॉफ्ट रिक्वेस्ट है आपसे कि आपने अगर अभी हमारे नए व्यूवर्स हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप जल्दी से चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक देना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें। और जितने भी व्यूवर्स हैं उनसे एक मेरा स्पेशल रिक्वेस्ट है कि अगर आप वीडियो को देखते हैं तो सबसे पहले लाइक कर दें, और आपके लाइक से हमको हिम्मत मिलती है और हम नए नए वीडियो आपके सामने लाते हैं। और ये अनवरत चलता रहेगा, और इस चैनल पे आपको सारे के सारे क्लासेस फ्री में मिलेंगे, और आप उसका फ़ायदा उठाएं और चैनल सब्सक्राइब करें, उसको शेयर भी करें अपने दोस्तों में, ताकि सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। अगली क्लास के लिए मैं थोड़ा सा इशारा कर देता हूँ कि नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि ये 40-45 मिनट का वीडियो हो चुका है। हम इसको दूसरे टॉपिक को इसमें इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का टॉपिक लेकर। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन क्या होता है, ये सब समझेंगे। और आपको बहुत सारी बातें ऐसी भी समझाएंगे, जैसे कि अगर आइसक्रीम, आपने कभी मटका कुल्फ़ी खाया होगा, तो मटका कुल्फ़ी खाते हैं तो वो बर्फ़ में जमाया जाता है, उसमें नमक का टेस्ट आता है। दूध में तो नमक होता नहीं है, तो नमक का टेस्ट क्यों आता है? तो वो जो मटका कुल्फ़ी बनाने वाला है उसको इस बात की जानकारी है कि अगर हम बर्फ़ में थोड़ा सा नमक डाल देंगे तो टेम्परेचर 0 डिग्री से भी नीचे 5, -5, -6, -10 तक चला जाएगा, और उसका कुल्फ़ी जल्दी जम जाएगा, उसका आइसक्रीम जल्दी बन जाएगा। वैसे ही जब जहाँ बहुत आइसफॉल होता है, वहाँ छतों पे, घरों में, जहाँ भी कैंपस में बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाते हैं, वहाँ किया जाता है कि नमक का छिड़काव करते हैं। सोडियम क्लोराइड 1 बोरा लिया या कैल्शियम क्लोराइड लिया, उसका छिड़काव कर दिया। और छिड़काव करने से क्या होता है कि वो जो मेल्टिंग पॉइंट है उसका, बर्फ़ का, वो घट जाता है और वो जल्दी मेल्ट कर जाता है, जिससे कि आपका छत, अगर सपोज कीजिए कि छत पर बर्फ़ जो है लदा हुआ है, बहुत समय तक लदा हुआ है, तो छत क्रैक भी कर सकता है, डैमेज भी हो सकता है।
भारी होने की वजह से, तो उस पर नमक का छिड़काव करते हैं ताकि वो जल्दी से मेल्ट कर जाए। बर्फ़ जल्दी मेल्ट भी कर जाता है। वैसे ही हिल स्टेशन में, हिली एरियाज़ में जहाँ बर्फ़बारी होती है और ट्रैफिक जाम हो जाता है, रोड बंद हो जाता है बर्फ़ जम जाने से, तो बर्फ़ जमने से रोड बंद हो गया है तो हमको करना क्या है, उस पर नमक का छिड़काव कर देना है। नमक छिड़कते ही वो बर्फ़ मेल्ट कर जाएगा और वो ट्रैफिक क्लियर हो जाएगा, रोड चालू हो जाएगा। तो ये सारे के सारे प्रैक्टिसेस जो हैं वो हम लोग करते हैं और वो पूरा का पूरा आधारित है साइंटिफिक एटीट्यूड पे, साइंटिफिक अप्रोच पे। वो सारी की सारी बातें जो उसमें साइंटिफिक रीज़न है, जैसे अभी मैंने आपको पढ़ाया, इसका भी घर में, किचन में साइंटिफिक एप्लीकेशन है। जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, तो दाल बनाते समय उसमें थोड़ा सा नमक डाल दिया जाता है दाल जल्दी गल जाने के लिए। तो ऐसा नहीं कि नमक ने दाल को गलाया है, होता ये है कि जब आप नमक डालते हैं पानी में तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है, और जैसे ही बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा तो उसमें जो भी चीज़ आपने डाला है, दाल, सब्जी, चावल, वो जल्दी गलेगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने से वो जल्दी गलेगा, और क्योंकि पानी उड़ेगा नहीं जल्दी तो वो जल्दी गलेगा। तो हम ये कहना चाहते हैं कि किसी भी लिक्विड, कोई भी काम जो आप करते हैं उसका आपके दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में यूज है। साइंस का जो भी कंसेप्ट आप पढ़ते हैं उसको आप अपने डेली लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे जोड़ के देख सकते हैं, और वो बहुत दिनों तक आपको याद रहेगा, आपके जहन में बरकरार रहेगा वो। तो आप जब कभी पढ़ें तो उनको अपने दैनिक जीवन से जोड़ के पढ़ें। ये सारी बातें हैं, और हम इस टॉपिक को नेक्स्ट क्लास में और भी एक्सप्लेन करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और उसके बाद ऑस्मोटिक प्रेशर, जिसका बहुत ही ज़्यादा बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है, वो पढ़ेंगे। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, और तब तक के लिए धन्यवाद।